अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो है हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है, लेक्चर 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने कई सारी टॉपिक्स पढ़ी हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा लेक्चर में इशू हो गया था, जिसके बारे में हम बता देते हैं। जो बोर एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, उसको काफ़ी शॉर्ट में हमने बताया था, मतलब एक तरह से रिवीजन तरह से बता दिया था। तो उसके एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो है अलग से हम अपलोड कर देंगे, जिसको आप लोग देख लीजिएगा इन डिटेल में जानने के लिए। ठीक है, तो इसी के बाद जब ये लेक्चर होगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके ऊपर पूरी इन डिटेल वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर क्वेश्चंस होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करिए। ठीक है, इंशाल्लाह अलग से भी वीडियो बना सकते हैं अगर टॉपिक ज़्यादा लंबी रही, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ही समझा सकते हैं अगर पॉसिबल होगा तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालना, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स एटम के। अब हम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा काम आने वाली टॉपिक है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बोला जाए तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम में कहाँ कहाँ कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे होंगे, उसको इस टॉपिक में हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैसे किया जाता है। अच्छा, अब बोहर मॉडल जो था, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में वो वीडियो आ जाएगी, लेकिन हम तो हो चुका है तो उसको बता दें। बोहर मॉडल जो था ना, उसी के बेसिस पे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक स्कीम बनाई गई है, एक मेथड बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं बोहर बरी, साइंटिस्ट का नाम है बोहर बरी स्कीम। ओके, इनके कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हमको फिलअप करना होता है। तो कुछ रूल्स हैं जिनको हम पहले मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल इन, दैट कैन बी फिल इन ऑर्बिट्स मस्ट फॉलो 2n स्क्वायर फार्मूला, 2n स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, जहाँ पर वेयर n इज़ नंबर ऑफ शेल, कौन से शेल में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें n इज इक्वल्स टू 1, मतलब फर्स्ट शेल की। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है के शेल, इसको नाम देते हैं हम लोग के शेल। तो 2n स्क्वायर में वैल्यू रखिए तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर तो आएगा 2, मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। ऐसे ही हम n इज इक्वल्स टू 2 की बात करें तो उसका नाम दिया गया है एल शेल। तो इसका क्या होगा, 2n स्क्वायर में n की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 2 रखी जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8। ऐसे ही हम n इज इक्वल्स टू 3 करें तो m शेल इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम करेंगे तो 2n स्क्वायर, यहाँ पर हम 2 3 वैल्यू रखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो हमारा ये कितना आता है, 18 आता है। ठीक, मतलब थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो इस तरह से चलता चला जाता है सो ऑन तक। ओके, तो मतलब 2n स्क्वायर फॉलो करना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। तो ये था हमारा सबसे पहला रूल। ओके, इसके बाद जो दूसरा रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रूल तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन दूसरी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल इन एनी शेल इज़ 8, दैट कैन बी फिल इन एनी शेल इज़ 8, इज़ 8। क्या कहा इन्होंने कि मैक्सिमम किसी भी शेल में या किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक ऑर्बिट या एक शेल होगा तो उसमें बस 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, हालांकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, 8 ही फिल किए जाते हैं। ठीक, तो एक तरह से कहा जाए तो ये एरर है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है रूल को, लेकिन अब उनकी स्कीम है ये, तो उसको फॉलो हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, लास्ट रूल है सबसे, कि पहले जो है इनर शेल फिल होता है, फर्स्टली इनर शेल इज़ फिल्ड।
ठीक है ना। फर्स्टली इनर शेल इज फिल्ड, देन आउटर शेल, देन आउटर शेल। कहने का मतलब ये कि पहले एटम के जो न्यूक्लियस होगा उसके नियरेस्ट जो होगी अंदर की जो शेल्स होंगी उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद फिर बाहर में। तो शुरू करते हैं कुछ एटम्स के साथ। जैसे सबसे पहला हमारा एटम होता है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का NP से दिखाते हैं जो कि 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा। और रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम शॉर्ट में EC लिख देते हैं, EC क्या हो जाएगा 1। हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3। ठीक है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो क्या आएगी 2,1। अब ये 2,1 क्यों हुआ, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं फिल हो सकते ना, क्योंकि वहाँ देखिए फर्स्ट रूल में क्या है कि n=1 है तो 2 से ज़्यादा नहीं, तो 2 और जो एक्स्ट्रा हो रहा है 3 वो आगे वाले में। क्लियर है बात। ऐसे ही फिर क्या होगा, लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम आता है। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पहले ये देखिए 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए तो आएगा 2,2। ठीक है। फिर ऐसे ही बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है। नियॉन के बाद आता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। इतने में तो आपको समझ में आ जाएगी बात। तो इसका एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो होगा 2,3। ठीक है। इसका होता है एटॉमिक नंबर 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। ऐसे ही नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6, इसकी 2,7, इसकी 2,8 और इसकी 2,9 नहीं। सेकेंड शेल में रूल कह रहा है 8 से ज़्यादा नहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8, फिर आगे करेंगे 1, मतलब थर्ड शेल में अब इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब अब इनर शेल्स जो होंगी वो क्या हो गई फिल हो गई कम्प्लीटली। जैसे सोडियम का एटम मान लीजिए ये है ना, तो 2 इसमें फिल हो सकते हैं, 8 इसमें, 5, 6, 7, 8 और 1 कहाँ होगा इसमें होगा आउटर मोस्ट में। ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। अच्छा एटॉमिक नंबर लिख भी देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इसका 7 होता है, इसका 8, 9, इसका 10, 11, 12, 13, दिस इज़ 14, दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ 16। तो मैग्नीशियम का 12 है तो क्या होगा 282, इसका 13 है तो क्या होगा 283, इसका क्या होगा 284, इसका क्या होगा 285, इसका क्या होगा 2,8,6। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इसका क्या होगा 2,8,1। देखिए थर्ड रूल फॉलो हो रहा है। सेकेंड रूल क्या कह रहा था कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एक शेल में, तो 8 के बाद 9 हुआ तो हम आगे चले गए, फिर वो बढ़ते बढ़ते 8 गया, फिर हम इसमें 9 नहीं कर सकते, फिर हमको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से कन्फिगुरेशन की जाती है। ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को लेके कुछ रूल्स। एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि ऑर्बिट जो है 2n² फार्मूला फॉलो करेगा। दूसरी बात 8 शेल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। तीसरी बात पहले इनर शेल्स फिर आउटर शेल्स फिल किए जाते हैं, उसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो आती है बात वो आती है वैलेंसी की। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है वैलेंसी। वैलेंसी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ये। ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम को बोला जाता है वैलेंसी। ठीक है ना। लेकिन ये निकलती कैसे, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक। वैलेंसी किसी भी चीज़ की मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कितने लोग से जुड़ेगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कोई भी चीज़ कितने एटम से जुड़ सकती है। ठीक है। तो वैलेंसी निकालने का एक तरीका है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखना, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखना।
आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को देखना। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें नाइट्रोजन की, पहले छोटे का लेते हैं फिर बड़े का करते हैं, ठीक है। तो पहले लेते हैं हम हाइड्रोजन की, तो इसके एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी वैलेंसी सीधे क्या हो जाएगी 1, मतलब ये सिर्फ एक ही चीज़ से जुड़ सकता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन होता है हमेशा किसी एक ही चीज़ से जुड़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन गैस एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, देखिए सब में क्या क्या है, एक ही से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम हीलियम की बात करें तो इसका 2 होती है, इसका आउटर मोस्ट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, ठीक है ना। अब इसकी वैलेंसी, अब बताइए, देखिए अगर आप इसको कुछ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 है, तो सब लोग कहेगा 2 हो सकती है, लेकिन इसकी वैलेंसी क्या होती है 0 होती है। क्यों? क्योंकि हीलियम किसी से कंबाइन ही नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्यों क्यों 0 हो रही वैलेंसी। देखिए, किसी भी एटम के कंबाइन होने के लिए उसके पास खाली जगह होनी चाहिए। खाली जगह का मतलब, जैसे मान लिया हमारा ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, रूल कहता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको चाहिए तभी तो ये फिल होगा, ठीक है, तभी तो ये कम्प्लीटली फिल होगा। तो ये कम्प्लीटली फिल करने के लिए किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन जब हम हीलियम की बात करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं, तो अब ये किसी से कंबाइन कर सकता है क्या? खाली जगह ही नहीं है, 3 कर नहीं सकते हम, रूल टूट जाएगा, 3 कर नहीं सकते, ठीक है। 2 फिल है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 0 हो जाती है, ठीक है। मतलब ये किसी से कंबाइन नहीं करेगा, ओके। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिथियम की बात की जाए तो लिथियम का होता है 2,1। तो अब इसके केस में वैलेंसी क्या होगी, देखिए आउटर, ये इनर वाली शेल हो गई, ये आउटर शेल हो गई, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 की हो गई, ठीक है। ऐसी बेरिलियम की बात करें तो इसकी क्या होगी 2,2, आउटर मोस्ट में 2, तो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी बोरॉन की बात करें तो उसकी क्या होती है 2,3 होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 3। अब इसके बाद हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, कन्फिगुरेशन 2,4, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। कार्बन के बाद जैसे ही नाइट्रोजन पे आते हैं, ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन पे आते हैं, तो इसका क्या आता है 2,5। अब इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, एज एक्सपेक्टेड क्या होनी चाहिए थी 5, लेकिन ऐसा फिर नहीं होता। अगेन, जब क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हम लोग को समझना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। देखिए, जब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स 4 के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, जब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 के ऊपर चले जाते हैं तब हम उसको 8 से माइनस करके वैलेंसी बनाते हैं। जैसे देखिए, नाइट्रोजन के बाद आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर चले गए, तो अब इसकी जो वैलेंसी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, 8 से माइनस करके निकलेगी, तो 8 - 5 क्या होगा 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई 3 होगी, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2,6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, अगेन 4 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 8 - 6 कर देंगे, तो इसका 2 होता है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें फ्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो क्या आएगा 2,7 आएगा, अगेन 4 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे 8 में से माइनस कर देंगे इसको, तो आएगा क्या वैलेंसी 1 आएगी, ठीक है। तो 4 से जब अबव जाएगा तो आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, वरना वही जो आउटर मोस्ट होता है वही वैलेंसी हो जाती है। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी चीज़ की कंबाइनिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्यों है, हम समझाते हैं। देखिए, आइसोटोप को डिफाइन किया जाता है ऐसे एटम से जिनका ऐसी स्पीशीज़ को बोला जाता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर एटॉमिक मास डिफरेंट हो।
बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर जैसा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कह रही थी कि सारे एटम्स किसी एक एलिमेंट के, चाहे आप उनको कहीं से भी लेके आए, हमेशा उनका एटॉमिक मास सेम होगा, यानी प्रॉपर्टीज सेम होगी। लेकिन जब मतलब हम नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने जब तमाम तरह से सैंपल्स निकालने शुरू किए तो उन्होंने नोटिस किया कि कई सारे एटम्स ऐसे हैं जिनका कहीं पर मास कुछ और है, कहीं पर मास कुछ और है, हालांकि है वो सेम एटम। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई आइसोटोप की। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक का नाम होता है प्रोटियम, एक का नाम होता है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम होता है ट्रिटियम। क्या तीनों में डिफरेंस है? देखिए प्रोटियम जो होता है, ठीक है, प्रोटियम में इसका जो मास होता है वो होता है 1H1। ठीक है, ड्यूटेरियम में इसका जो मास होता है ये होता है 1H2 और ट्रिटियम में इसका होता है 1H3। मतलब प्रोटियम में न्यूट्रॉन ज़ीरो होते हैं, प्रोटियम में न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ज़ीरो। इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1। और इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? 2। ठीक है, कैसे पता चला? जब हमने हाइड्रोजन के ऊपर रिसर्चेस की तो हमको पता चला कि भाई इनका डिफरेंट डिफरेंट मास मिल रहा है, तो इससे आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। और यही डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक भी बना, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुछ कह रही थी कि मतलब कहीं भी से भी एटम्स लाएंगे आप हमेशा जो है सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आया। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। ऐसे ही और भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आपका कार्बन एटम की। ठीक है, तो कार्बन भी 2 तरह का होता है, एक 612 कार्बन होता है और एक 614 कार्बन होता है। ठीक है, 2 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। अब आपने बार बार हम लोग डेफिनेशन एटॉमिक मास में C12 बोल रहे थे ना, तो यही C12 आइसोटोप की ही बात हो रही थी एटॉमिक मास में। ठीक है, एटॉमिक मास इसके बेसिस पे निकाला जाता है। क्लियर बात? ऐसे ही हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के हमको 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, एक 816O, एक 817O और एक 818O। ठीक है ना, इस तरह से हमको 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये था आइसोटोप्स। अब इसके बाद आता है चैप्टर की लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग नाम देते हैं आइसोबार्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आइसोबार्स, और ये इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, आइसोबार्स। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार बोला गया सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब ये क्या मैटर हुआ? देखिए अगेन डाल्टन की थ्योरी कह रही थी कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, सेम कभी नहीं हो सकते। ठीक है ना, सेम कभी नहीं हो सकते। मतलब जैसे मान लीजिए कार्बन है तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, नाइट्रोजन है तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, कैल्शियम है तो अलग शो करेगा, आर्गन है तो अलग शो करेगा, सोडियम है तो अलग, नियॉन है तो अलग। लेकिन नोटिस किया गया कि आर्गन का जो मास होता है वो 40 होता है और कैल्शियम का जो मास होता है वो भी 40 होता है। मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों का मास क्या है? सेम है। ठीक है ना, दोनों का मास क्या है? सेम। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए नियॉन की बात की जाए तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, मास इसका 22। सोडियम होता है अगेन, इसका मास जो होता है 22। तो दोनों का मास क्या हुआ? सेम हुआ। ठीक है, इसलिए जो है इनका देखिए मतलब मास नंबर सेम हुआ और ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? आइसोबार हो गए। मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन इनकी जो मास वाली प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेम है। इनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। ओके, तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी बोहर मॉडल के ऊपर इन डिटेल वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। और कोई डाउट अगर अराइज होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।